जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशुची के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। और हमारा मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा है, तो हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, सबसे पहले तो हमने समानता का अधिकार पढ़ा, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा और उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा। तो हम जैसे समानता का अधिकार पढ़ते हैं तो उसकी ट्रिक है विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि। फिर उसके बाद में जैसे हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा तो उसमें अनुच्छेद 19 में 100 MRP है, 20 में डबल जीओपार्डी है, 21 में जीवन का अधिकार है, 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है और 23 में मानव का दुर्व्यापार से संबंधित है और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने में काम करने से रोकना है। इसके बाद में जो हमारा अगला जो अधिकार आएगा दोस्तों, वो हमारा आएगा धार्मिकता का अधिकार। धार्मिकता का अधिकार, धार्मिकता का अधिकार। और ये धार्मिकता का जो अधिकार है ये 4 नंबर का हमारा अधिकार होगा, जो हमारे अनुच्छेद, ये हमारा होगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक होगा। अब देखो, इसमें 25 से लेकर 28 तक की अगर हम बात करते हैं जैसे, तो 26, 27 और 28 इन सब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे अनुच्छेद 25 की मैं बात करूं तो यहाँ से हमारे अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, पहले तो हमें यहाँ पर इनके शब्द के अर्थ लिख लेते हैं जैसा कि आपको जल्दी से ये चीज़ याद हो जाए। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, दूसरी यहाँ पर प्रबंध होगा और तीसरा जो यहाँ पर होगा वो हमारा कर रहित होगा, कर रहित। और 4 नंबर पर जो होगा वो हमारा शिक्षण संस्था होगा, शिक्षण संस्था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये लिख के हमें किस तरीके से याद करना है, तो सिंपल से यहाँ से बात है कि देखो कि अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का, और प्रचार प्रसार इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों कि किसी दूसरे के धर्म पर किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का जो स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है वो अनुच्छेद 25 में है। जैसे आपने जो सिख लोग हैं, वो सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं, यानी सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं वो कृपाण भी किस अनुच्छेद के तहत ही धारण करते हैं? अनुच्छेद 25 के तहत। एक तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर नोट्स किस तरीके से बनाएं, तो देखो हमारा जो वीडियो रहता है, एक बार ये क्लास चलने के बाद में जो हमारा वीडियो वो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप इसको एक बार देखने के बाद दोबारा देखोगे तो आप इसको एक एक शब्द जो हम बोलते हैं, जो यहाँ लिखते हैं, उनके आप नोट्स बना सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि केवल 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को, अगर वो 30 मिनट की क्लास आप देख लेते हो तो आपको एक अच्छा मीटर मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा जो अनुच्छेद 25 है, इसमें तो हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में प्रबंध। अब प्रबंध किसका होगा? यहाँ पर अगर हम प्रबंध की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था है। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध का तात्पर्य यहाँ से है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म के संबंध में अपने चल और अचल संपत्ति लगा सकता है। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। कर रहित, आपको पता है कि कर तो पैसे पर लगेगा, यानी इसमें कर रहित है, जो चीज़ हमें पहले याद हो जाती है उसको पहले कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 27 है, तो देखो 2 और 7 कितने होते हैं? 9। तो इसका मतलब इस 27 में नो टैक्स है। क्या है इसमें? नो टैक्स है। नो टैक्स का मतलब है कि राज्य धर्म के आधार पर ऐसे कर नहीं लगा सकता जिससे कि नागरिकों में भेदभाव हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कर रहित हो जाएगा। तो धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कितने पैसा इकट्ठा हो जाए। तो उसमें हमारा अनुच्छेद 27 है। यहाँ पर मैंने लिखा शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्था से क्या तात्पर्य है? शिक्षण संस्था से तात्पर्य है कि किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। वो हमारा अनुच्छेद कौन सा होगा? 28 होगा। तो देखो यहाँ पर इनको किस तरीके से याद करोगे कि देखो कोई भी व्यक्ति प्रबंध करेगा, प्रबंध किसका करेगा? पैसों का। और कहाँ जाकर? विद्यालय में जाकर। यानी एक तरीका है ताकि आपको इस तरीके से याद हो जाए। प्रबंध का मतलब होगा कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक कार्यों का अपना प्रबंध कर सकता है। अब प्रबंध पैसों का, जो टैक्स लगता है ना, वो तो पैसों पर ही लगेगा, हमारे ऊपर तो टैक्स लगने से रहा। तो इसका मतलब राज्य धर्म के आधार पर कोई भी ऐसे कर नहीं लगा सकती जिससे कि नागरिकों में भेदभाव हो। और लास्ट में जो हमारा अनुच्छेद 28 है, इसमें शिक्षण संस्था में, जो शिक्षण संस्था है, उन शिक्षण संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। और अंतःकरण की मैंने यहाँ से बात की, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है। तो एक बार आप इनके अच्छी तरीके से नोट्स बना लें, जिससे कि हमने यहाँ से बात की अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो देखो 27 तो आपको वैसे भी याद रहेगा, नो टैक्स है, उसमें तो कर नहीं लगेगा। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 26 में हमारा क्या होगा कि प्रबंध कर सकता है। देखो प्रबंध
पेशा, प्रबंध, पेशा और शिक्षण संस्था, तीनों को एक साथ बोलो, प्रबंध, पेशा और शिक्षण संस्था। पेशा से तात्पर्य कि यहाँ से जो कर रहित है, यानी जो धर्म के आधार पर पेशा होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस तरीके से याद हो जाएगी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट अधिकार होगा और वो होगा हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पहला हमारा था समानता का अधिकार, दूसरा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा जो हमारा वो हमारा धार्मिकता का अधिकार। अब 5 नंबर पर जो यहाँ पर होगा वो होगा हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद होगा हमारा 29 और 30। अब देखो 29 में क्या है और 30 में क्या है, इन दोनों को यहाँ से हम पढ़ते हैं। मुख्य रूप से ये अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ से बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि तथा अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ में ये भी कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को भी अपनी भाषा, अपनी लिपि तथा अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये अनुच्छेद कौन सा बोलेगा, अनुच्छेद 29 यहाँ से ये बात करता है। अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं यानी अल्पसंख्यकों को जो शिक्षण संस्था शुरू करते हैं वो शिक्षण संस्था हमारे आर्टिकल नंबर 30 के तहत है। जैसे आपने नाम सुना होगा मुस्लिम मदरसे, जितने भी मुस्लिम मदरसे संचालित हैं वो मुस्लिम मदरसे जो संचालित हैं वो आर्टिकल नंबर 30 के तहत संचालित होते हैं। यहाँ से इन दोनों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ में अल्पसंख्यक भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जबकि अल्पसंख्यक जो है उनको जो मुस्लिम मदरसे हैं जो संचालित किए जाते हैं वो मुस्लिम मदरसे संचालित किए जाते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। एक चीज़ मुझे आप ये बताओगे, अभी भारत में जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है वो कितने धर्म हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कितने धर्म हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्पसंख्यक, यहाँ जो मुस्लिमों से संबंधित मदरसे हैं वो आर्टिकल नंबर 30 के तहत संचालित है। तो देखो इनको याद करने के लिए जैसे 25 से लेकर जो 30 तक हमारा होगा, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक हमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर 19 और 20 में हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 19 में हमारी 100 MRP है, 20 में डबल जीओपार्डी है। थोड़ा सा हमें यहाँ से 25 से लेकर 30 तक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, 26 में क्या है, 26 में प्रबंध है, 27 में कर रहित है, 28 में शिक्षण संस्था के बारे में है जो हाँ धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। 29 में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और साथ में अल्पसंख्यकों को भी अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था शुरू करने का अधिकार है। साथ में जो मुस्लिम मदरसे संचालित किए जाते हैं वो आर्टिकल नंबर 30 के तहत संचालित किए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक हमारे 5 अधिकार कंप्लीट होते हैं। आगे हमारा अधिकार आएगा 6 नंबर का अधिकार, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो यहाँ से जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं और उसमें किस तरीके से हमें इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ 6 नंबर अधिकार की, तो वो हमारा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो हमारा अनुच्छेद 32 में है, इस अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। संविधान का हृदय तथा आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। और इस अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट 5 लेख जारी करता है। और वो 5 लेख कौन कौन से होंगे? एक तो यहाँ से हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यहाँ से हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद में हम यहाँ से अगर बात करें 2 नंबर पर तो परमादेश है, परमादेश है।
तीसरा हम यहाँ से बात करें तो हमारा प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। और 4 नंबर पर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमारा उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है। और 5 नंबर पर अगर यहाँ से बात करें हमारा तो अधिकार पृच्छा है, अधिकार पृच्छा। तो यहाँ से हमारे 5 लेख सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जो हमारे लेख हैं ये कब कब जारी होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती है? ये जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तभी सुप्रीम कोर्ट इनको जारी करता है। ऐसे ही लेख हाई कोर्ट भी जारी करता है, और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया लेख और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया लेख में क्या अंतर है उसको हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये लेख हैं जो जारी किए जाते हैं ना। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारे 5 लेख हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इन 5 लेखों की क्या क्या विशेषता हैं उनके बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ से बात करूँ जो हमारा अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 इसमें जो पहले हम बात करते हैं जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में ले जाना अनिवार्य है। अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से, हो सकता है कि उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में इसलिए ले जाया जाता है ताकि उसका गिरफ्तारी का कारण जान सके। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सा लेख है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सीधा सा अर्थ यहाँ से ये नाम से स्पष्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसको न्यायालय में ले जाना 24 घंटे के भीतर अनिवार्य है। और साथ में मैंने आपको पहले भी जो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक कानून ऐसा है जिसके तहत अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में ले जाना अनिवार्य नहीं है, और वो है निवारक निरोध कानून। ठीक है, अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आपके अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों? क्योंकि उसके गिरफ्तारी का क्या कारण है, या उसको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है या किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। 2 नंबर पर हम यहाँ से बात करें तो हमारा होगा परमादेश। एक तो होगा यहाँ से परमादेश, परमादेश, और एक हमारा यहाँ से होगा प्रतिषेध। देखो परमादेश और प्रतिषेध में क्या अंतर है? जैसे परमादेश का मतलब है कि ये परम धन आदेश की बात करता है, यानी ये बात यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? आदेश की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ से इन दोनों को हम किस तरीके से समझेंगे? जैसे ये प्रतिषेध है और ये परमादेश है, तो प्रतिषेध का अर्थ यहाँ पर होगा मना करना, मना करना, अर्थात इसका अर्थ होता है निषेध। प्रतिषेध का अर्थ होगा निषेध यानी मना करना, और इसका अर्थ होता है परमादेश यानी ये आदेश की बात कर रहा है। किस आदेश की बात कर रहा है? कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था, जब कोई व्यक्ति या संस्था जो कार्य नहीं कर रही है, जब कोई व्यक्ति या संस्था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति या संस्था जो कार्य नहीं कर रही हो उसको कार्य करवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है वो कौन सा होगा? परमादेश। सीधा सा अर्थ दोस्तों यहाँ पर ये आदेश आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आदेश दे रहा है, और आदेश तो हम जिसे ही देंगे ना जो काम नहीं कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति या संस्था कार्य नहीं कर रही हो तो उसको कार्य करवाने के लिए जो लेख जारी किया जाएगा वो कौन सा होगा? परमादेश होगा। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। ये न्यायालय को जारी किया जाता है, न्यायालय। देखो ये न्यायालय को जारी किया जाएगा तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, और किसी न्यायालय को जारी करेगा तो जाहिर सी बात है वो हाई कोर्ट ही होगा। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तो उच्च है और उससे हाई कोर्ट उससे निम्न है, तो मैं कह सकता हूं कि ये उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को जारी करता है। उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को जारी करता है। प्रतिषेध ऐसा लेख है जो कोर्ट टू कोर्ट जारी किया जाता है। कोर्ट टू कोर्ट का मतलब है कि न्यायालय को, न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता लेख है वो कौन सा होगा? प्रतिषेध। अब ये प्रतिषेध का मतलब क्या है? जैसे ही न्यायालय है तो इस न्यायालय का एक क्षेत्र है, जैसे मैं यहां से डॉट कर रहा हूं, ये इस न्यायालय का एक क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, लेकिन ये इसके बाहर वाला इसका क्षेत्र नहीं है। तो इसका मतलब जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से
इस डायग्राम को देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि जब कोई न्यायालय, क्योंकि एक न्यायालय, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले की सुनवाई करता है, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले की सुनवाई करता है, तो उसको रोकने के लिए जो लेख जारी किया जाता है वो लेख दोस्तों कौन सा होगा? प्रतिषेध होगा। एक बार फिर से देख लेना कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले की सुनवाई करता है, तो उसको रोकने के लिए जो लेख जारी किया जाता है कौन सा होगा? प्रतिषेध होगा। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्रतिषेध कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है, क्योंकि आगे हम उत्प्रेषण पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन दोनों का अंतर समझ लेंगे। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था काम नहीं कर रही हो तो उसको काम करवाने के लिए जो लेख जारी किया जाएगा वो कौन सा होगा? प्रतिषेध होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला हम आगे वाला पढ़े 4 नंबर पर। तो 3 तो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। जो चौथा हमारा होगा, क्योंकि 3 ने तो हमने समझ लिया है, परमादेश और प्रतिषेध। इसके बाद में हमारे जो और लेख हैं जिसमें हम बात करते हैं वो हमारा होगा, एक तो होगा हमारा उत्प्रेषण, एक तो होगा उत्प्रेषण और एक होगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, एक बार अपने इस अधिकार परीक्षा को पढ़ते हैं, फिर ये उत्प्रेषण अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अधिकार परीक्षा क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ अधिकार, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी न किसी के अधिकारों का तो हनन होगा, यानी किसी के अधिकारों का उल्लंघन होगा। अर्थात क्या होगा? जब किसी व्यक्ति को या तो गलत नियुक्ति दे दे, अगर भाई ये बात देखो कि किसी को अगर गलत नियुक्ति दे दे, गलत नियुक्ति का मतलब है ज्वाइनिंग गलत तरीके से दे दे। जैसे मान लो कि उसने किसी का फॉर्म ही नहीं भरा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग, है ना, यानी एग्जाम ही नहीं दिया, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, तो इसका मतलब किसी न किसी का अधिकारों का तो हनन हो रहा ना, किसी न किसी के अधिकारों का तो हनन हो रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को गलत नियुक्ति या गलत पदोन्नति का मतलब है प्रमोशन, तो जब किसी व्यक्ति को गलत नियुक्ति दे दे या गलत पदोन्नति दे दे, तो उसको अवैध करने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उस लेख को क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। तो आपके यहाँ से अभी तक 4 लेख मैंने समझाए, वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो उसके नाम से स्पष्ट है। दूसरा यहाँ से परमादेश है, परमधन आदेश, यानी आदेश तो उसी को देंगे जो काम नहीं कर रहा है। जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था काम नहीं कर रही हो तो उसको कार्य करवाने के लिए जो लेख जारी किया जाएगा वो कौन सा होगा? परमादेश। प्रतिषेध का मतलब क्या है? मना करना। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले की सुनवाई करता है तो वो हमारा कौन सा होगा? प्रतिषेध होगा। फिर हमने पढ़ा अधिकार परीक्षा, जब किसी व्यक्ति को गलत नियुक्ति दे दे या गलत पदोन्नति दे दे तो उसको अवैध करने के लिए जो लेख जारी किया जाता है दोस्तों वो कौन सा होगा? अधिकार परीक्षा होगा। तो यहाँ तक आपके अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि देखो, एक तो हमने पहले पढ़ा, इससे पहले जो हमने दोस्तों पढ़ा वो तो उत्प्रेषण से पहले एक मैंने आपको लेख बताया होगा और उसका नाम है प्रतिषेध। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। पहले तो उसको मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है। मैंने आपको उसमें बताया होगा कि जब कोई न्यायालय, यानी जब कोई न्यायालय, क्योंकि अगर हम इन दोनों को समझेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रतिषेध है या कौन सा उत्प्रेषण है। तो देखो न्यायालय, मैंने इसमें आपको बताया होगा कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले की सुनवाई करता है तो उसको रोकने के लिए कौन सा लेख जारी किया जाएगा? प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक न्यायालय है और इस न्यायालय के पास में ही विवाद है। देखो यहां पर भी हमारा शब्द न्यायालय आएगा, ये ध्यान रखना, और वहां पर भी मैंने न्यायालय लिखा है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात हमने की है तो वो तो किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था। अगर हमने बात करते हैं जैसे अधिकार परीक्षा की तो वो गलत नियुक्ति के बारे में था। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं ना जो कोर्ट जारी किए जाते हैं, ये तो न्यायालय को न्यायालय द्वारा जारी किया गया लेख है। अब उत्प्रेषण क्या है कि जब देखो यहां से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करेगा, इधर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही जारी करेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय
न्यायालय को जारी करेगा और इधर भी उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को जारी करेगा। दोनों में अंतर क्या है? वो तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले की सुनवाई कर रहा है। इसमें क्या है कि जब कोई विवाद हो तो संबंधित विवाद से जो भी विवाद चल रहा है, इस विवाद से संबंधित सूचना अपने पास मंगवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसको हम उत्प्रेषण बोलते हैं। एक बार फिर से समझना, जैसे न्यायालय है, किसी न्यायालय में विवाद चल रहा है तो इस विवाद से संबंधित सूचना अपने पास मंगवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण बोलते हैं। यहां पर मैंने क्या बोला कि जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में अंतर क्या होगा कि ये कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है, जबकि ये किसी विवाद से संबंधित सूचना अपने पास मंगवाने के लिए। ये लेख ऐसा है जो केवल न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। ये लेख ऐसा है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा, जबकि ये लेख ऐसा है जो न्यायालय को भी जारी किया जा सकता है और कार्यपालिका को भी जारी किया जाता है। यह जो लेख है, अब इनमें अंतर समझ लेना कि ये तो कार्य के दौरान जारी किया जाएगा। आपसे पूछ ले, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। एक बार फिर से बता देता हूं, अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो प्रतिषेध है, और एक विवाद से संबंधित सूचना अपने पास में मंगवा रहे हैं तो उत्प्रेषण है। अब इसके अंतर के बारे में हम यहां से बात करें तो देखो, अंतर यहां पर क्या होगा कि प्रतिषेध क्या होगा? प्रतिषेध का मतलब तो है कि कार्य के दौरान जारी किया जाएगा, और ये जो जारी किया जाता है ये कार्य के दौरान भी जारी किया जा सकता है तथा उसके बाद में भी जारी किया जा सकता है। यानी कार्य के दौरान भी जारी किया जा सकता है और उसके बाद में भी जारी किया जा सकता है। ये केवल और केवल न्यायालय को ही जारी किया जाएगा, जबकि ये न्यायालय को भी जारी किया जा सकता है और कार्यपालिका को भी जारी किया जा सकता है। ये कार्यपालिका को जारी करने का जो आदेश लाया गया था वो 1991 में लाया गया था। अब आप मुझे बताओगे कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना? तो देखो, अंतर कार्य के दौरान। अब आप मुझसे पूछोगे सर कार्य के दौरान क्यों? क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो उसको रोकने का, यहां पर सूचना अपने पास मंगवाना है। तो इसका मतलब ये जिस समय विवाद चल रहा हो उस समय भी ये जारी किया जा सकता है, तथा कार्य के दौरान जब ये विवाद दे दिया, यानी इस पर जो फैसला आ गया उसके बाद भी इसको जारी किया जा सकता है। ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा, जबकि न्यायालय को तथा कार्यपालिका को भी जारी किया जा सकता है। तो उत्प्रेषण और जो प्रतिषेध है, मुख्य रूप से आपको इनमें अंतर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसी के अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारा जो 5 लेख हैं, इन 5 लेख में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से यहाँ पर आपके प्रश्न आएगा। जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको प्रश्न आएगा। वो अगर आपको आदेश की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, किसी को रोकने से संबंधित है तो क्या करना है, सूचना मंगवाने से संबंधित है तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब नेक्स्ट हम अगर यहाँ से बात करते हैं तो ये जो लेख है ना, ये लेख सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, लेकिन इन लेखों के अलावा ये लेख हाई कोर्ट भी जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इनको जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट तो इनको जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट जो इसको जारी करेगा वो अनुच्छेद 226 के तहत है। अब इनके दोनों को अंतर भी समझ लेना कि ये क्या अंतर होगा, ठीक है ना? तो ये यहाँ से 20 है। ये 5 लेख हाई कोर्ट भी जारी करता है, लेकिन इन 5 लेख के अलावा एक लेख और जारी करता है हाई कोर्ट, और वो है इंजंक्शन याचिका। इंजंक्शन याचिका भी एक जारी करता है लेख जो हाई कोर्ट जारी करता है। इंजंक्शन याचिका का मतलब है अंतरिम राहत। तो यहां से एक चीज ये ध्यान रखना है कि इन लेख से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल हाई कोर्ट है। अब आप मुझसे पूछोगे हाई कोर्ट क्यों है? क्योंकि ये 5 लेख जारी कर रहा है, ये भी वो 5 लेख जारी करेगा, लेकिन उन 5 लेख के अलावा एक लेख और जारी करता है, और वो नाम क्या है? इंजंक्शन याचिका। इंजंक्शन याचिका का मतलब है अंतरिम राहत, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। अब यहां से हम बात करें कि इनके अंतर क्या है। इनमें क्या अंतर है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्य है क्योंकि ये मूल अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार भाग 3 में है और भाग 3 12 से लेकर 35 तक है।
तो इसका मतलब 32 में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि हमारा जो अनुच्छेद 226 है वो मूल अधिकारों के संबंध में तो जारी करता ही करता है, लेकिन अन्य में भी जारी कर सकता है। ये केवल मूल अधिकारों के बारे में भी जारी करेगा, अन्य में ये जारी नहीं कर सकता, और ये अन्य में भी जारी कर सकता है। तो आपकी ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, वो 226 के तहत है और ये अनुच्छेद 32 के तहत है। अब इसके बाद में यहाँ से हमारे जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों से संबंधित हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक हमारे यहाँ से अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 बचे हैं। इनमें क्या है, जिससे यहाँ से हम बात करें अनुच्छेद 33 की, तो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ से जहाँ पर जो सैनिक से संबंधित है, यानी जो सैनिक से संबंधित है, जो सैन्य विधि से संबंधित है, यहाँ से हम बात करते हैं कि जो जितने भी हमारे गुप्तचर विभाग से संबंधित है कि जो भी उनके अधिकारों को हनन किया जा सकता है, यानी उनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है, क्योंकि जितने भी गुप्तचर विभाग होते हैं उनके जो सैन्य से संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित उनके जो भी अधिकार है उनमें कटौती संसद कर सकती है। अनुच्छेद 34 में क्या है, अनुच्छेद 34 में है कि जहाँ पर सैन्य विधि प्रचलित है, जहाँ पर सैन्य विधि प्रचलित है, जहाँ पर सैन्य विधि प्रचलित है वहाँ पर मूल अधिकार प्रतिबंध किए जा सकते हैं। जैसे सैनिक छावनी है तो वहाँ पर आपके मूल अधिकार प्रतिबंधित हैं। सैन्य विधि जहाँ पर प्रचलित है वहाँ पर मूल अधिकार आपके प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 में क्या है, इसके अंतर्गत जो है वो है कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। उससे जो संबंधित है वो हमारा कौन सा है, 35 है। यहाँ पर 33 में ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे सैन्य विधि हैं, यानी सैन्य संबंधित जो भी है, उनमें उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जैसे गुप्तचर विभाग से संबंधित है ताकि हमारी सूचना को गुप्त रखी जा सके, ठीक है। उसके बाद सैन्य विधि जो प्रचलित है वो अनुच्छेद 34 के तहत है, जहाँ पर सैनिक छावनी वहाँ पर आपके मूल अधिकार प्रतिबंधित किए गए हैं। साथ में 35 में संसद मूल अधिकारों में कुछ कटौती कर सकती है। एक यहाँ पर 35A और है, जो अनुच्छेद 35A है, उस 35A में जो है वो है हमारे यहाँ से 35A है। ये 35A जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जब 35A जो है, लेकिन हटा तो दिया गया, लेकिन प्रश्न तो आ सकता है ना कि ये हटा तो दिए गए। यहाँ से 35A में क्या है कि ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों से संबंधित था, यानी वहाँ पर जो भी नागरिक है वहाँ की जो अचल संपत्ति है, उसी राज्य की अचल संपत्ति जो है उसी राज्य के लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। वहाँ पर जो लोगों के लिए जो शिक्षण संस्था है उनमें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी उन्हीं राज्य के लिए होगा, यानी अचल संपत्ति खरीदने से संबंधित उन्हीं राज्य के लिए प्रावधान था। ये प्रावधान को वर्तमान में 2019 में इसको राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटा दिया गया है, वो 35A था। तो ये हमारे मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी हम आगे की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।